देखो विद्यार्थी जी लोग, ये जो है हम लोग जो इसका जस्ट पीछे वाला क्लास था या पीछे वाला वीडियो कहिए, उसमें इनर्शियल फ्रेम के बारे में हम आपको बता रहे थे, ठीक है। और उसी इनर्शियल फ्रेम वाला जो वीडियो है उसके कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है या फिर ये क्लास है, ओके। उसको आप लोग को याद रखना होगा। तो उसमें जो क्या था कंटेंट, सो देखिए आप लोग, ये आप लोग को बताए थे, आपका एलिवेटर वाला सवाल था। देखिए यहाँ पे याद आ रहा ना, एलिवेटर में एक आदमी बैठा हुआ था, एक मांस लटक रहा था। याद कर लीजिए, जस्ट पीछे वाला रिकॉल करा रहे हैं कि ऐसे एक एलिवेटर है, एलिवेटर में एक मांस लटक रहा है, एक ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग से बांध करके लटकाया गया है। ये पूरा बोल दिए थे, ठीक है। और इसमें एक आदमी बैठा हुआ था एलिवेटर के अंदर, एक आदमी यहाँ ग्राउंड पे था, यहाँ ग्राउंड पे बैठा हुआ था, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे कि जब ये एलिवेटर का रस्सी टूटा था तब पूरा एलिवेटर नीचे गिरना शुरू किया। इसके अंदर बैठा हुआ आदमी इसको देख रहा था, तो वो क्या बोल रहा था कि इसके रेस्पेक्ट में लटका हुआ बॉडी रेस्ट में था। तो जब रेस्ट में था, मतलब हमेशा जितना देर तक गिरते रहा उतना देर तक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में था, पोजीशन वेक्टर आर फिक्स था। तो इसके रेस्पेक्ट में चूंकि इसका वेलोसिटी हमेशा जीरो रहा पूरे पीरियड में, तो ये रिपोर्ट करेगा कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसके लिए हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये क्या बोलेगा, फर्स्ट लॉ को याद करेगा, बोलेगा कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये बोलेगा नेट फोर्स जीरो है। तब ये बोल देगा कि टी जो है नेट फोर्स जीरो है, इसलिए नेट बल, इस पर दो बल है, एक ऊपर की ओर टी है, नीचे को डब्लू। तो ये इसके अंदर बैठा हुआ आदमी बोलेगा कि टी बराबर डब्लू। और यहाँ धरती पर जो खड़ा आदमी है, ये आदमी जब देखेगा तो ये क्या रिपोर्ट करेगा, इसके रेस्पेक्ट में तो पूरा सिस्टम ही नीचे इंक्रीजिंग स्पीड से आ रहा था। तो इसके लिए इसके अंदर का जो ये लटका हुआ जो बॉडी है, ब्रिक कहा जाए या ब्लॉक कहा जाए, तो ये ब्लॉक भी नीचे इंक्रीजिंग स्पीड से आ रहा है, यानी इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक को एक एक्सेलरेशन है, मतलब वो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इसलिए ये बोला कि नेट बल जीरो नहीं होगा, इसलिए टी डब्ल्यू के बराबर नहीं होगा। अब आप लोग का एक जवाब था कि दोनों अपने अपने जगह पे सही है, यही पे मामला फंसा था। आप लोग बोल रहे थे कि दोनों अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए दोनों अपने अपने जगह पे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। अगर टी डब्ल्यू के बराबर है किसी एक के लिए, तो दूसरे के लिए भी उतना ही होगा, क्योंकि बल फिक्स है। पृथ्वी जितना बल लगाएगी उतना ही लगाते रहेगी, रस्सी जितना लगाएगा उतना ही लगाते रहेगा। तो दोनों बल अगर फिक्स है, चाहे ये देखे चाहे ये देखे, चाहे ये ऑब्जर्वर हो चाहे ये ऑब्जर्वर हो, पृथ्वी जितना बल इस पर लगा रही है उतना ही लगाएगी, एंड रस्सी जितना बल लगा रहा है उतना ही लगाएगा। तो अगर डब्ल्यू टी के बराबर है इनके लिए है, तो इनके लिए भी उतना ही होगा, क्योंकि डब्ल्यू भी फिक्स है, टी भी फिक्स है। तो अब इसी में मामला फंसा था कि भाई कौन सही है इसमें से, दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल रस्सी के द्वारा लगाया गया बल के बराबर हो एक आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए बराबर नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि बल फिक्स है, mg फिक्स है, टी जो भी होगा वो फिक्स है। तो अगर एक के लिए बराबर है तो दोनों के लिए वो बराबर ही होगा, एक के लिए अगर बराबर है तो दोनों के लिए बराबर ही होगा, ये बात है। तो इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम बोल रहे हैं कि देखिए, जब आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया गया, उसमें बोला गया कि नेट बल जीरो होगा, तो आपको ये नहीं बताया गया नेट बल जीरो होने पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये एक्सेलरेशन जीरो किस फ्रेम से होगा, किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होगा, इस बात का चर्चा नहीं हुआ। नहीं समझे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर बदल जाएगा, फ्रेम बदल जाएगा तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा। मान लीजिए एक बॉडी पर नेट बल सही में जीरो है, नीचे को अगर मान लीजिए 100 लग रहा है एंड ऊपर की ओर भी 100 लग रहा है एंड नेट बल जीरो है, ये हम जान रहे हैं कि उस पर दो बल लग रहे हैं, दोनों बराबर हैं एंड विपरीत है, तो रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। तो अगर रिजल्टेंट जीरो हो गया तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ से जीरो होगा ये जानना जरूरी है। सब जगह से एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक ही बॉडी का एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर बदल जाएगा तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा। समझ गया कि नहीं? जब एक्सेलरेशन बदल जाएगा, दो फ्रेम आप लोग को याद होगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बोले थे कि एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस
इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s। माने एक ही चीज का एक्सेलरेशन दो फ्रेम से अलग अलग होगा, ठीक है कि नहीं। अब मान लीजिए नेट बॉल 0 है, फिर भी दो फ्रेम से एक्सेलरेशन 2 हो सकता है। तो इसलिए चूंकि एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर बदल जाने के बाद एक ही पार्टिकल का, अगर मान लीजिए कि आप 100 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो हो सकता है कि एक पार्टिकल के एक्सेलरेशन का वैल्यू 100 वैल्यू मिले आपको, लेकिन नेट बल तो मान लीजिए 0 है। तो अब इसमें विचार ये करना है कि नेट बल अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा कहाँ से, किसके रेस्पेक्ट में। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर नेट बल 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन 0 कहाँ से होगा ये आपको सीखना है। और ये आपको हम लोग यूजुअली जब पढ़ाया जाता है तो सीधे बोला जाता है कि नेट बल 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वो एक्सेलरेशन 0 कहाँ से है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि पार्टिकल के एक्सेलरेशन तो फ्रेम बदलने से बदल जाएगा। एक ही पार्टिकल के एक्सेलरेशन 10 फ्रेम से 10 हो सकता है, 10 वैल्यू उसका हो सकता है। तो कौन ऐसा जगह है जहां से नेट बल 0 होने पे एक्सेलरेशन 0 होगा। हम लोग को उस जगह की तलाश है जहां से किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर उस पर लगने वाले सभी बलों का रिजल्टेंट 0 है तब। देखिए इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो पीछे वाला के कंटिन्यूएशन में देखना होगा, क्योंकि कल इस पे ज़्यादा डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। उस पर हम लोग के पास ऑलरेडी वीडियो है। ये वीडियो ये जो है इनर्शियल फ्रेम के कॉन्सेप्ट के कंटिन्यूएशन में कुछ काम हुआ था और कुछ काम जो फाइनल आज करना है वो हम आज कर रहे हैं। आप लोग को ये सोचना है कि नेट बल 0 होने पे फर्स्ट लॉ में जो नेट बल 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो उसमें ये सोचना होगा कि वो एक्सेलरेशन 0 कहाँ से होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, कौन ऐसा फ्रेम है जहाँ से एक्सेलरेशन 0 होगा अगर नेट बल 0 है। तो कुछ खास जगह है वहाँ से ही एक्सेलरेशन 0 होता है नेट बल 0 होने पे, या वहाँ से अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो नेट बल भी 0 हो जाएगा। तो वो जगह कौन सा है, तो उस जगह का ही नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस जगह का ही नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेट बल 0 होने पे एक्सेलरेशन 0 होगा जहाँ से, दैट जगह इज न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेट बल 0 होने पे एक्सेलरेशन जहाँ से 0 होगा उसी फ्रेम का नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन के गति का पहला नियम एप्लीकेबल है। माने उस जगह से अगर नेट बल 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, या वहाँ से एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि उस पर नेट बल भी 0 होगा। तो ऐसा सब जगह से नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फ्रेम टू फ्रेम वैरी करने वाली चीज है, ठीक है कि नहीं। तो नेट बल 0 होने पर जहाँ से एक्सेलरेशन 0 होगा उसका नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कई बार रिपीट हो गया, आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई है, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम आप लोग के लिए लिख रहे हैं। फिर देखिए ये आप लोग का यहाँ पर लिखे हुए हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो है ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। ये प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू कर रहा है, ये वाला उसी का कंटिन्यूएशन में है। प्रीवियस, एक सेकेंड, ओके, कंटिन्यूएशन में पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लिखना क्या चाहेंगे, सो देखिए इसमें क्या लिखना है हम लोग को, कि लिखेंगे आप लोग कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की ही चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हर एक फ्रेम में वैलिड नहीं है। कुछ खास फ्रेम है जहां जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये वैलिड है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे लिख देते हैं, देयर आर सम certain frames of there are some certain frames of reference
some certain frames of reference in which Newton's first law ऐसे there are some certain frames of reference in which Newton's first law of motion is valid. जो इसमें बोल रहे हैं देयर आर सम सर्टेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। समझे कि नहीं? कुछ खास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऐसे सजा के लिख लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है देयर आर सम सर्टेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। देखिए ये सभी फ्रेम में वैलिड नहीं है, माने जितने फ्रेम हो सब फ्रेम में ये वैलिड नहीं है। नेट बल जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है कुछ खास फ्रेम से ही, सब फ्रेम में ये नहीं होगा, क्योंकि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन फ्रेम बदलने पे बदल जाएगा। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन फ्रेम बदलने पे बदल जाएगा। कुछ खास फ्रेम ही है जिस फ्रेम से नेट बल जीरो होने पे एक्सेलरेशन जीरो होगा या एक्सेलरेशन जीरो होने पे नेट बल जीरो होगा। सब फ्रेम से नहीं है, कुछ खास है। ठीक है कि नहीं? ऐसे फ्रेम को ही अच्छा वैलिड होने का क्या मतलब है? वैलिड होने का मतलब है कि आप ऐसे बुझिए कि इज वैलिड, इसका मतलब क्या है? दैट इज यानी इफ नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो देन ए इक्वल टू जीरो। वैलिड होने का ही मतलब है, नहीं समझे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होने का मतलब क्या है कि यही है कि दैट इज इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। तो नेट बल जीरो होने पे जिस जगह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाए या इफ ए इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो हो जाए देन नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यही वैलिड होने का मतलब है, नहीं समझे? वैलिड होने का क्या मतलब? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड मतलब एप्लीकेबल है, दैट इज एप्लीकेबल इन सच फ्रेम। माने उस जगह से एक्सेलरेशन भी जीरो होगा अगर नेट बल जीरो है। अगर नेट बल जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, या अगर वहां से एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि उस पर नेट बल जीरो होगा। वो कुछ खास है, सभी फ्रेम से ऐसा नहीं होगा। तो वही लिखा गया देयर आर सम सर्टेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। वैलिड मीन्स दिस मच, नहीं समझे? वैलिड का मतलब ये हुआ। दिस इज द मीनिंग ऑफ टू बी वैलिड। समझ गया? तो ये फ्रेम कहाँ मिलेगा? तो हम लोग बोलते हैं कि जो सुदूर तारे हैं, डिस्टेंस स्टार्स हैं, वो जो है उनका जो फ्रेम है उसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड है। मतलब तारों के फ्रेम से अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट बल भी जीरो होगा।
ठीक है कि नहीं। तो तारों के फ्रेम को हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में उसको जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिएगा द फ्रेम ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, द फ्रेम्स ऑफ डिस्टेंट स्टार्स has been recognized the frames of distant stars has been recognized. I hope the frames of distant stars have been recognized as inertial फ्रेम और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो कट रहा होगा लेकिन इसको हम लोग फिर करेक्ट कर लेंगे। इनर्शियल फ्रेम और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको देख लीजिए, स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर लें हम लोग। हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इनर्शियल है, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक मिनट सुन लीजिएगा, ये जो लाइन है ना, एक सेकेंड के लिए थोड़ा सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए उसके कंटिन्यूएशन में लिख लेते हैं कि ये जो लिखा है ना, देयर आर सम सर्टेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। ये बात तो आपको समझ में आ गया। वैलिड होने का मतलब ये है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही माने जिस फ्रेम में वैलिड है ऐसे ही फ्रेम को न्यूटोनियन फ्रेम कहा जाता है। इसके ऊपर लिखते हैं तब लिख लीजिएगा। इस लाइन में आप लोग लिखेंगे जिसमें वैलिड है, माने जिसमें वैलिड है उसका नाम है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सेंटेंस लिखे ना, तो सेंटेंस को थोड़ा सुधार करके लिखिए, एडिट कर लीजिए। देयर आर सम सर्टेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। दैट इज मतलब उस वैलिड होने का मतलब ये है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही फ्रेम को सच फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, such frames of reference are named as inertial frame. Such frames of reference are named as inertial frame of reference. Inertial frame of reference और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या देखिए सेंटेंस को थोड़ा बेहतर ढंग से आप लोग कर लीजिए। क्या लिखा गया है, देखिए जिसमें वैलिड है, हम बोले ना कि देयर आर सम सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। वैलिड का मतलब है तो ऐसे ही फ्रेम को सच फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर नेम्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, या इसी का नाम है न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है कि नहीं, उसका नाम न्यूटोनियन फ्रेम। अब न्यूटोनियन फ्रेम कहाँ मिलेगा या इनर्शियल फ्रेम कहाँ मिलेगा, इसको हम लोग को देखना है। तो हम लोग लिख रहे हैं द फ्रेम्स ऑफ डिस्टेंस स्टार्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज मतलब नहीं होता है, रिकॉग्नाइज्ड है। ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिस कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड मतलब इसको मान्यता प्राप्त है। तो द फ्रेम, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नेम्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम्स ऑफ डिस्टेंस स्टार्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इनर्शियल फ्रेम और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझे कि नहीं समझे, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में वो मान्यता प्राप्त है। और कौन फ्रेम है भाई, तो द फ्रेम ऑफ डिस्टेंस स्टार्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ फ्रेम और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो गया, क्लियर है कि नहीं। यानी तारों के फ्रेम में ये लॉ अप्लीकेबल होगा, यानी तारों के फ्रेम में हमारा न्यूटन्स लॉ जो है अप्लीकेबल होगा। तारों के फ्रेम से अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट बल 0 होगा, या नेट बल 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, या एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट बल 0 होगा तारों के फ्रेम से। लेकिन तारों के फ्रेम पे पहुंचना तो हम लोग के लिए कठिन काम है, बोलिए ठीक है कि नहीं है। रात में तारा कहाँ से लाएंगे, ये काम करेंगे, एक बात कह रहा है। तो ये देखिए, अब सवाल खड़ा होता है कि भाई हम लोग के नियर बाई कोई फ्रेम हो जिसको हम इनर्शियल माने एंड उसमें न्यूटन्स के लॉ को अप्लीकेबल होता हुआ हम देखें, समझ गए कि नहीं। तो हमारी धरती जो है, वैसे हम लोग बोलते हैं कि धरती का जो फ्रेम है नॉन इनर्शियल है, दैट इज नॉट इनर्शियल, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग पर्पस का जितना कैलकुलेशंस है उनके लिए धरती के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम के तौर पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। एंड इस अप्रोक्सीमेशन में न्यूटन्स के जो लॉज हैं उसको धरती के फ्रेम में एप्लीकेबल मान करके हम लोग काम कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये लिख लीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, द फ्रेम ऑफ द अर्थ, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ is a non-inertial frame। ये लाइन लिखिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इतना ही पूछे कि धरती का फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो आप बोलेंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ द अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है कि नहीं। तो नॉन इनर्शियल है तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें एप्लीकेबल होगा उसका नाम क्या है, इनर्शियल, और जिसमें एप्लीकेबल नहीं होगा उसका नाम क्या है, नॉन इनर्शियल, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हम लोग की सुविधा है, ये देखिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। याद रखिएगा, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में भरना हो तो आप नॉन इनर्शियल में टिक करेंगे, बात समझे कि नहीं। लेकिन इंजीनियरिंग पर्पस के कैलकुलेशंस जितने हैं, इंजीनियरिंग पर्पस के कैलकुलेशन पूछते हैं ना, जिसमें थोड़ा बड़ा अप्रोक्सीमेशन चलेगा, समझ गया कि नहीं। तो उसके लिए धरती के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए लिखते हैं इसमें, बट फॉर कैलकुलेशंस फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेज, the frame
but for calculations for engineering purposes the frame for calculations for engineering purposes the frame of the earth is found to be very close to an inertial frame. बोलिए, बोल रहे हैं द फ्रेम ऑफ द, देखिए, बट फॉर कैलकुलेशंस फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस द फ्रेम ऑफ द अर्थ इज फाउंड टू बी वेरी क्लोज टू एन इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल फ्रेम के काफी करीब है इंजीनियरिंग पर्पस की गणना के लिए। धरती का फ्रेम जो है इनर्शियल के काफी करीब है, फाउंड टू बी वेरी क्लोज टू एन इनर्शियल फ्रेम। तो इस अप्रोक्सीमेशन में, मैंने क्लोज है मैंने उसके करीब है, तो इस अप्रोक्सीमेशन में धरती के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं और उसमें न्यूटन्स के लॉज को वैल्यूड होता हुआ एज्यूम करते हैं। नहीं समझे? तो इसलिए बोलेंगे इन दिस अप्रोक्सीमेशन, इन दिस approximation the frame of the earth is treated as an inertia. In this approximation the frame of the earth is treated as an inertial frame, treated as an inertial frame, treated as an inertial frame। और इसमें treated as an inertial frame and we assume that the frame of the earth is an inertial frame and we assume that the frame of the earth is an inertial frame। बात स्पष्ट हुई कि नहीं? आप लोग को बोलो ना, नहीं क्लियर है? यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ है नहीं?
समझ गए आप लोग? मेरा ख्याल कि समझ गए हैं, बोलिए ना, क्या समझ गए? देखिए वास्तव में तो तारों का फ्रेम इनर्शियल है, लेकिन इंजीनियरिंग पर्पस की कैलकुलेशंस करने हो तो धरती का फ्रेम जो है इनर्शियल के काफी करीब है। ठीक है, इस सन्निकटता में हम लोग मानते हैं कि धरती का जो फ्रेम है एक इनर्शियल फ्रेम है। इस सन्निकटता में, इस क्लोजनेस में, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग धरती के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम के तौर पे एज्यूम करते हैं। एंड हम लोग साथ साथ ये भी मानते हैं कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड आगे चल के आप लोग देखिएगा सेकेंड लॉ में भी जो एक्सलेशन का मेजरमेंट होगा उसको हम लोग धरती के फ्रेम से करेंगे, और न्यूटन्स का लॉ इन दोनों धरती के फ्रेम में एप्लीकेबल है ऐसा मानेंगे। और धरती हम लोग के लिए सबसे प्रिय, सबसे करीब, धरती के रेस्पेक्ट में ही हम लोग का सारा खेल है कि नहीं? धरती के रेस्पेक्ट में ही हम लोग का सारा खेल है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि धरती के फ्रेम में भी न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल है। एक बार शुरू से आप लोग पढ़ करके देख लीजिए, आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर या वीडियो। देयर आर सम सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। ओके, ये लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद हम ये बात बोले कि वैलिड होने का क्या मतलब है, ये यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। ये जो है इसका वैलिड होने का क्या मीनिंग है, इसमें आप लोग को डिस्क्राइब्ड है। बोलिए वैलिड का क्या मतलब है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग बोलेंगे कि ऐसे जिसमें वैलिड है उसको सच फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर नेम्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए ये जो है सच फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जिसमें वैलिड है वो इनर्शियल फ्रेम है। अब आगे देखिए द फ्रेम्स ऑफ डिस्टेंस, अब कहाँ मिलेगा तो उसके लिए बोले द फ्रेम्स ऑफ डिस्टेंस स्टार्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इनर्शियल फ्रेम और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? उसके बाद ये सब बात बोला गया कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्थ के फ्रेम पे फोकस करना है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। ईमानदारी की तो बात यही है कि नॉन इनर्शियल है, ठीक है कि नहीं? बट फॉर कैलकुलेशंस फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेज, calculations for engineering purposes the frame of the earth is found to be very close to an inertial frame, inertial frame के काफी करीब है। in this approximation, एक सेकेंड प्लीज, in this approximation the frame of the earth is found to be very close to an inertial frame. In this approximation the frame of the earth is treated as an inertial frame and we assume that the frame of the earth, क्या लिख दे, एक मिनट, in this approximation the frame of the earth is treated as an inertial frame and we assume that the frame of the earth is an inertial frame। हम लोग assume करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, इसी से काम चल जाएगा। एक सेकेंड, inertial frame treated as an inertial frame and we assume that द फ्रेम ऑफ द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है कि नहीं? उसको एक ट्रीट करते हैं और मानते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है कि नहीं? इसमें जो है थोड़ा सा ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम एंड वी अज्यूम दैट द फ्रेम ऑफ द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम। ओके, इसको रहने दीजिए। और फाइनल जो इसमें हमको लिखना है वो ये है कि न्यूटन्स लॉ अर्थ के फ्रेम में वैलिड है, ये बात हम लोग एज्यूम करते हैं, समझे? मैंने फाइनली वी अज्यूम दैट Newton's laws of motion are valid in frame of the earth, अर्थ के फ्रेम में वैलिड है। समझ पाए कि नहीं आप लोग? अर्थ के फ्रेम में न्यूटन्स का जो लॉज है वो वैलिड है, ये बात हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है? एक जो है ना, एक सेकेंड के लिए, एंड वी एज्यूम दैट, इसी से काम चल जाए। ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम, एक काम करिए, सेंटेंस को हटा दीजिए, मजा को खराब कर रहा है। इसी से एन इनर्शियल फ्रेम, इन दिस अप्रोक्सीमेशन द फ्रेम ऑफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम। एक मिनट, और इसमें लिख लीजिए एंड न्यूटन्स लॉज
जहां न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज assumed to be valid, assumed to be valid in the frame of ये लाइन आप लोग ध्यान दीजिए विद्यार्थी, ये हमको लिखना एक्चुअली यही था। एक सेकेंड के लिए ये लाइन ज्यादा सही रहेगा। इसको आप लोग देख लो। ये सेंटेंस ज्यादा परफेक्ट है। इन दिस अप्रोक्सीमेशन द फ्रेम ऑफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज एन इनर्शियल फ्रेम एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज एज्यूम्ड टू बी वैलिड इन द फ्रेम ऑफ द अर्थ। ऐसे लिख लीजिए। इसमें थोड़ा मजा, पहले वो जो लाइन लिखे थे ना, 2 बार हो जा रहा था एक ही बात, तो उसमें मजा थोड़ा कम आ रहा था। ऐसे लिखिए द फ्रेम ऑफ द, यहाँ पढ़ करके मजा लीजिए। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, but for calculations for engineering purposes the frame of the earth is found to be very close to an inertial frame. In this approximation the frame of the earth is treated as an inertial frame and Newton's first law is assumed to be valid in the frame of the earth. I hope आप लोग को मजा आ गया। माने कहने का मतलब फाइनल जो आपको बात कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर धरती के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो आप कहिएगा कि नेट बल 0 होगा, या नेट बल 0 है तो धरती के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन ये बात जो हम लोग बोल रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेशन में ये बात सही है। और चूंकि हमको धरती के फ्रेम में काम करने में सहूलियत होगी इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। इंजीनियरिंग पर्पस के कैलकुलेशंस के लिए धरती के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम मानने में कोई परेशानी नहीं, यानी धरती के फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ लागू है। दो इट इज ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इंजीनियरिंग पर्पस की गणना के लिए ये इनर्शियल के करीब है। नहीं समझे तो हम लोग धरती के फ्रेम में ही काम करेंगे, ठीक है। अब यहां तक बात समझ गए, लिखिएगा कि आप लोग जल्दी से कर लीजिए, बाद में भी कर सकते हैं। ये हो गया ना, सुन लीजिए, बाद में हमको बाद में आपको मौका देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ सुन लीजिए पहले सब बच्चा लोग, यहाँ 1 मिनट के लिए जो लोग वीडियो देख करके ही लिखेंगे अपना हट जा रहे हैं हम, आप इसको ले लीजिए पूरा एक स्क्रीनशॉट इसका, और उसके बाद अपना काम करिएगा, लिख लीजिएगा। अब अपने यहाँ आइए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि भाई धरती के फ्रेम के अलावा कौन ऐसा फ्रेम है जो इनर्शियल है? धरती के अलावा भी कुछ है। तो देखिए धरती के रेस्पेक्ट में जितने फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 होगा सब इनर्शियल होगा। धरती के रेस्पेक्ट में जितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जितने बॉडी या जितने ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 होगा, दे ऑल आर इनर्शियल फ्रेम। आप लोग एक चीज याद होगा, आप ऐसे देखिए, तो एक लिख देते हैं, हेडिंग रहेगा हम लोग का, माने इनर्शियल फ्रेम्स other than the frame of the earth। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इनर्शियल फ्रेम्स अदर देन द फ्रेम ऑफ द अर्थ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको देखिए, ये आपको काफी मदद करेगा समझने में। ये आपका बोल रहा है इनर्शियल फ्रेम्स अदर देन द फ्रेम ऑफ द अर्थ। धरती के फ्रेम के अलावा और कौन कौन इनर्शियल फ्रेम है? तो कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन
धरती के रेस्पेक्ट में जीरो है, सब इनर्शियल होगा। यानी कोई बॉडी अगर धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो सबका एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में जीरो होगा। तो ऐसे बॉडीज का जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल होगा। ठीक है, आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन इनर्शियल फ्रेम अदर देन द फ्रेम ऑफ द अर्थ। ऐसे इनर्शियल फ्रेम्स अदर देन द फ्रेम ऑफ द अर्थ। तो आप इसमें लिखेंगे एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस whose acceleration is zero having zero acceleration, any frame of reference whose acceleration is zero, with respect to the frame of the earth is also an any frame of reference whose acceleration is zero with respect to the frame of the earth is also an दो बार हो गया क्या, an inertial is also an inertial frame। ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। इनर्शियल फ्रेम, बार बार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बोलने जरूरी नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा। क्या, अच्छा ठीक है, इज जीरो अब तो ठीक है, बोलो any frame of reference which acceleration is zero, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, which acceleration is zero with respect to the frame of the earth is also an inertial frame। समझ गया कि नहीं, सब इनर्शियल फ्रेम होगा। यानी जैसे कोई दूसरा बॉडी, ये बोर्ड, ये टेबल, ये डेस्क, आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो, आप सबका एक्सेलरेशन जीरो है। ये स्टैंड, ये फैन, ये बिल्डिंग, ये सब क्या है, दिज ऑल आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दिज ऑल आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, सब रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि नहीं। सबका एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में जीरो हो है, तो आप सब लोग इनर्शियल फ्रेम हो। अगर धरती पर बैठ करके देख रहे हो किसी चीज को, ठीक है कि नहीं, तो तुम लोग का एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है आप सब का, अगर एक्सेलरेशन जीरो है धरती के रेस्पेक्ट में, तो आप सब लोग इनर्शियल फ्रेम, आप सब लोग इनर्शियल फ्रेम। या कोई मोशन में हो लेकिन कांस्टेंट स्पीड से अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा तो उसका भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो उसका भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है कि नहीं, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। यानी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ जो पार्टिकल है, ठीक है कि नहीं, वो इनर्शियल फ्रेम है। एंड उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे पार्टिकल का
अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट बल उस पर 0 होगा। माने आप इनर्शियल फ्रेम के रूप में अगर कहीं देखे कोई कहे कि एक एलिवेटर है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है उस समय वो इनर्शियल है, उस समय वो इनर्शियल। कोई कार है एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उस समय वो इनर्शियल है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट हो जाए, बढ़ते हुए चाल से जाए या घटते हुए चाल से जाए या उसका डायरेक्शन बदल रहा हो, तो उस समय उसको कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा धरती के रेस्पेक्ट में, तो उस समय वो इनर्शियल नहीं होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, इन दैट टाइम द फ्रेम ऑफ द कार इज एन इनर्शियल फ्रेम। ए मैन सिटिंग इन दैट कार इज एन इनर्शियल फ्रेम। आप अगर एक कार में बैठे हुए हो और वो कार कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो आप इनर्शियल फ्रेम हो, तुम्हारा जो फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम है। नहीं समझे? अगर आपकी कार कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, आप उसमें बैठे हुए हैं, तो आपका भी एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में 0, कार का भी एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में 0, तो उस समय आप इनर्शियल फ्रेम है। एंड उस समय अगर आप किसी चीज का एक्सेलरेशन 0 ऑब्जर्व करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस पर नेट बल 0 होगा, या नेट बल 0 होगा तो उस समय आपके रेस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटेड हैं तब ऐसी बात नहीं होगी, तब सारी बात बदल जाएगी। नहीं क्लियर हुआ क्या? समझ गया कि नहीं? आप सब रेस्ट में हो, ठीक है कि जितना बड़ी धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है सब इनर्शियल। ये बोर्ड इनर्शियल होगा क्योंकि धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। आप लोग का बेंच इनर्शियल है, आप लोग बेंच पर बैठे हुए, आप सब लोग इनर्शियल फ्रेम हो, इसलिए क्योंकि आप सबका एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में 0 है। आप सब लोग अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन 0 देखें तो आप कह सकते हैं कि उस पर नेट बल 0 होगा, और ये बात सही होगी। समझ गया कि नहीं? क्लियर? आप कांस्टेंट स्पीड से जाते हुए फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर एक कार में बैठे हुए हैं जो कि स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उस समय आप कार में अगर बैठे हुए हैं तो आपका फ्रेम इनर्शियल है, आप इनर्शियल फ्रेम हो। आप किसी चीज का दूसरे चीज का एक्सेलरेशन अगर 0 मेजर करते हो तो आप कह सकते हो कि उस पर नेट बल 0 होगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटेड हो धरती के रेस्पेक्ट में, देन यू आर नो लॉन्गर एन इनर्शियल फ्रेम। और देखिए इसमें होगा क्या एक्चुअली कि किसी चीज का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में जितना होगा, कोई भी फ्रेम जो धरती के रेस्पेक्ट में 0 एक्सेलरेशन रख रहा है उसके रेस्पेक्ट में भी वही होगा। आप ऐसे समझिए, एक सिंप्लीफाइड वे में मान लीजिए हम ऐसे बना देते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं ऐसे, 2 डायमेंशन में ही सोच रहे हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं सोच रहे हैं। और एक यहाँ हम फ्रेम ले रहे हैं, सॉरी, इस फ्रेम को मान लीजिए हम नाम देते हैं, ये हमारा फ्रेम एस है, ये हमारा फ्रेम एस है, ये जो है ए एक्स है, आई इधर मेरा ये वाई है, ये वाई है, इधर इधर वाई है मेरा, और ये हमारा इधर एक्स है। ओके, इस फ्रेम का ये जो फ्रेम है इसका नाम रहेगा फ्रेम एस। दिस इज फ्रेम एस, लिख लीजिए ऐसे फ्रेम एस। इट इज फ्रेम एस, ये वाला। और यहां पे हम बोलते हैं कि मान लो कि यहां जो दिख रहा है तुमको ऐसे, दिस वे ऐसे है, ये पूछो ना कि धरती पर खड़ा है, धरती पर खड़ा है ये फ्रेम एस, तो इनर्शियल हो जाएगा, धरती पर स्थापित किए हैं तो ये फ्रेम एस हो गया, इनर्शियल हो गया। और ये बुझिए कि ऐसे कोई दूसरा फ्रेम है, इसका नाम रहेगा एक्स डैश, वाई डैश नाम रहेगा, या इसका नाम रहेगा फ्रेम एस डैश है। दिस इज फ्रेम एस डैश, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये कोई फ्रेम है एस डैश। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है,
दिस वे। ये आपका पार्टिकल P है, ठीक है। अब आप लोग याद करिए रिलेटिव वेलोसिटी जिस समय पढ़ाया गया है उस समय एक्सेलरेशन का, रिलेटिव एक्सेलरेशन की भी चर्चा हुआ था, चेंज ऑफ फ्रेम में बात किए थे। तो आप लोग ये रिलेशन याद होगा कि मान लीजिए कि इसका ये तो अर्थ का फ्रेम है, मान लीजिए अर्थ का फ्रेम है, ये फ्रेम S जो है ये इनर्शियल है, दिस इज इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम है, ये अर्थ का फ्रेम है, हम इनर्शियल मान रहे हैं, उस अप्रोक्सीमेशन में सारा बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अर्थ फ्रेम है या इनर्शियल फ्रेम है, इसका नाम फ्रेम S है, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम, ओके। आइए जो है इधर वाला जो फ्रेम है ये कोई दूसरा फ्रेम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है, ऐसे ये जो फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम का थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, रुकिए आप लोग, ऐसे क्या बोल रहे हैं, ऐसे एक रिलेशन आप लोग को मालूम होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ P, ये कोई पार्टिकल है, दोनों फ्रेम से दिख रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S, दिस इज फ्रेम S, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S। याद है ना रिलेटिव वेलोसिटी वाला, आप लोग वेलोसिटी के लिए पढ़े थे ऐसे, वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S, पढ़े है ना। तो इसी को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आ जाएगा, आएगा ना। अब ये जो है आपको ये जस्ट आप लोग को लिखे हैं आप लोग को समझाने के लिए, वैसे हमको जरूरत तत्काल इससे है। एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ P, इस P का एक्सेलरेशन S डैश के रेस्पेक्ट में आप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विथ रेस्पेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S। अब सपोज करिए कि ये अनएक्सेलरेटेड है, मान लीजिए कि इसको हम लोग बोले कि ये, इसको हम घेर दे रहे हैं ऐसे, ये पूरा जो है ये हमारा जो है ये पूरा फ्रेम हमारा अनएक्सेलरेटेड है। थोड़ा देर के लिए माने कि अर्थ के रेस्पेक्ट में अनएक्सेलरेटेड है, दिस फ्रेम इज अनएक्सेलरेटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अनएक्सेलरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ है, अनएक्सेलरेटेड अनएक्सेलरेटेड with respect to the earth। ये क्या है, ये जो फ्रेम आपको जो दिख रहा है यहां लिख दिया अनएक्सेलरेटेड है, चलेगा। ये अनएक्सेलरेटेड है, ये जो फ्रेम है अनएक्सेलरेटेड है, दिस वन S डैश अनएक्सेलरेटेड है कि नहीं। माने ये जो फ्रेम S डैश है अनएक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, एंड दिस इज द फ्रेम ऑफ द अर्थ, ये तो इनर्शियल है। अब देखिए, अब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगले लाइन में लिखिएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S इक्वल टू, इसमें लिखें P का S डैश का रेस्पेक्ट में 0 है, ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ P, सॉरी एक सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश, ये वाला टर्म 0 है।
एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस लिखा हुआ है, ऑन एक्सेलरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में ये वाला जो फ्रेम है ये ऑन एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो गया। तो जब ये ऑन एक्सेलरेटेड है तब क्या हो जाएगा, ये फाइनल नतीजा क्या निकलेगा, पी का एक्सेलरेशन एस के रेस्पेक्ट में जितना होगा, पी का एक्सेलरेशन एस डैश के रेस्पेक्ट में भी वही होगा। नहीं समझे? मान लीजिए कि आप सब लोग का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में जीरो है, आप लोग का एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में जीरो है, आप लोग धरती पर बैठे हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं रेस्ट में, तो आप लोग का जीरो है। अब मान लीजिए कि इस बोर्ड को आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो धरती के रेस्पेक्ट में भी बोर्ड का एक्सेलरेशन जीरो है एंड आप लोग के रेस्पेक्ट में भी इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए क्योंकि आप लोग का धरती के रेस्पेक्ट में जीरो है। नहीं समझ में आया क्या? कुछ बात समझ में आई? माने आप लोग का भी क्या है, आप लोग के रेस्पेक्ट में जितना बोर्ड का होगा धरती के रेस्पेक्ट में भी वही होगा, इसलिए क्योंकि आप लोग का एक्सेलरेशन, आप लोग बुझिए ना, ये आप लोग धरती के रेस्पेक्ट, ये वाला फ्रेम हो, ये वाला, तो धरती के रेस्पेक्ट में आप लोग का जीरो है एक्सेलरेशन। तो अगर ये आपका जीरो है, धरती के रेस्पेक्ट में आप लोग का एक्सेलरेशन, धरती के रेस्पेक्ट में आप लोग का एक्सेलरेशन जीरो है, ये वाला कि इसका जीरो है, तो धरती के रेस्पेक्ट में पी का जितना होगा आप लोग के रेस्पेक्ट में भी पी का वही होगा। इसीलिए आप सब लोग न्यूटन्स के लॉ को लगा सकते हो अपने फ्रेम में, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में कोई भी चीज का एक्सेलरेशन जितना है धरती के रेस्पेक्ट में भी उतना। कोई कार जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मान लीजिए कार का फ्रेम होता, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती धरती के रेस्पेक्ट में, तो उस समय इसका एक्सेलरेशन फिर जीरो होता। तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तब जितना ये होगा उतना ही नहीं होगा, तो कोई भी पार्टिकल पी हो इस फ्रेम से एक्सेलरेशन जितना होगा धरती के रेस्पेक्ट में भी उतना ही होगा। एंड अगर ये एक्सेलरेटेड हो जाए, अगर इसमें एक्सेलरेशन हो जाए तो ये तब तो जीरो नहीं होगा, तब इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन दूसरा हो जाएगा, धरती के रेस्पेक्ट में दूसरा हो जाएगा, तो उस समय ये इनर्शियल फ्रेम नहीं रहेगा। आई होप आप लोग की बात क्लियर हो गई है। तो लिख दिया है, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस which acceleration is zero with respect to the frame of the earth is also an inertial frame। नहीं समझ में आया क्या? आज धरती का फ्रेम क्या है आप लोग के लिए? इनर्शियल है, इनर्शियल के काफी करीब है, यानी धरती के रेस्पेक्ट में अगर, धरती के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी चीज का एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर नेट बल जीरो होगा, या नेट बल जीरो है, नेट बल जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, या एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नहीं। मजा आया क्या आप लोग को? समझ गए? तो आपका मेजरमेंट कहां से होगा? धरती के फ्रेम से होगा। आपका मेजरमेंट होगा धरती के फ्रेम से आप लोग करेंगे। और ये बात याद रखेंगे कि एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच एक्सेलरेशन इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ द अर्थ इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ को हम लोग इनर्शियल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो हमारा है विथ फ्रेम ऑफ द अर्थ, अर्थ को हम लोग इनर्शियल मान रहे हैं। इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये पूरी बात लिखी हुई थी ना, यहाँ सुन लीजिए। ये क्या लिखा है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये बात लिखा गया है। बट फॉर कैलकुलेशंस फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस द फ्रेम ऑफ द अर्थ इज फाउंड टू बी वेरी क्लोज टू एन इनर्शियल फ्रेम। In this approximation, the frame of the earth is treated as an inertial frame and Newton's first law is assumed to be valid in the frame of the earth। बहुत सही भाषा है, मेरा ख्याल है कि आप लोग को सब बात समझ में आ गई है। तो आप लोग अब उसके कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, बात समझे कि नहीं? नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर को अगर न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करना होगा तो जो यूजुअल फॉर्म है उसमें वो नहीं कर सकता है। एक आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग स्यूडो फोर्स। अगर देखिए वैसे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ लागू नहीं है, फर्स्ट लॉ भी नहीं लागू है, आगे चल के आप देखेंगे सेकेंड लॉ भी लागू नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? तो उसमें न्यूटन्स का लॉ जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में लागू नहीं है। लेकिन कभी कभी हम लोग को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में नॉन इनर्शियल फ्रेम से ज़्यादा सुविधा होती है, तो उस समय
एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, वो आपको हम सिखाएंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। लेकिन उसके पहले हम आपको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा देंगे, तब हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स की। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इतना ही रहने दे रहे हैं इसके लिए। ओके, लिखेंगे आप लोग, आगे वाला पेज ये है। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा। वीडियो को हम रोकते हैं, ये टॉपिक का वीडियो हमारा जो है ये खत्म हो रहा है।